नमस्कार साथियों, एडुग्राम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कोशिका विज्ञान का जो है वो अध्ययन करेंगे। कोशिका विज्ञान साइंस जो सब्जेक्ट है उसका जो है वो बायोलॉजी का बेसिक जो पार्ट है वो है। तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार कोशिका का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो एक बार जान लेते हैं। कोशिका को हमारे शरीर की मूलभूत वह संरचनात्मक इकाई कहा गया है। अब देखो, इसको मूलभूत और संरचनात्मक इकाई क्यों कहा गया है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। किसी भी भवन का जब हम निर्माण कर रहे होते हैं तो उस भवन को निर्माण करने के लिए हम ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते हैं। एक एक ईंट को जोड़कर जो है वो हम पूरे भवन का जो है वो निर्माण कर लेते हैं। तो इस हिसाब से जो है वो ईंटें जो है वो भवन निर्माण की जो है वो बेसिक या मूलभूत जो इकाई है वो मानी जाएगी। इसी प्रकार हमारा जो शरीर है या जो एनिमल बॉडी है, एनिमल बॉडी के अंदर जो शरीर का जो निर्माण हुआ है वो एक एक कोशिका के जुड़ने से हुआ है। कोशिकाओं के समूह से उत्तक का निर्माण हुआ है, टिश्यूज यानी कि कोशिकाएं जो कोशिकाओं ने आपस में किसी भी एक फंक्शन के लिए जो है वो ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग से जो है वो टिश्यू का निर्माण हुआ या उत्तक का निर्माण हुआ, और उस उत्तक से जो है वो अंगों का निर्माण हुआ, और अंगों से जो है वो अंग तंत्र का निर्माण हुआ, और अंग तंत्र मिलकर जो है वो पूरे शरीर की संरचना का निर्धारण करते हैं। तो साथियों देखो, कोशिका जो है वो तंत्र की भी मूलभूत इकाई है, अंगों की भी मूलभूत इकाई है और उत्तक की भी मूलभूत इकाई है। यानी कि जो हमारे शरीर की जो बेसिक जो इकाई है वो जो है वो कोशिका है। यानी कि कोशिका से मिलकर उत्तक बने हैं, उत्तक से मिलकर अंग बने हैं, अंग से अंग तंत्र बने हैं, और अंग तंत्रों से जो है वो हमारा पूरा शरीर बना है। जैसे श्वसन तंत्र हमारा, पाचन तंत्र हमारा, तंत्रिका तंत्र हमारा, ये सभी जो है वो एक एक कोशिकाओं से मिलकर जो है वो बने हुए हैं। अब देखो, कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये हमने समझ लिया है। अब इसकी मूलभूत इकाई क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस होती है, हर समय होती रहती है। उन रिएक्शंस के अंदर जो है वो पाचन तंत्र, हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका हमारे शरीर में पाचन होता रहता है। हम जो बाहर से वायु ग्रहण करते हैं श्वसन के माध्यम से, उससे जो है वो भोजन का मेटाबॉलिज्म होता है। हमारे जो ब्लड जो सर्कुलेशन होता रहता है उसमें भी जो है वो अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस होती रहती है। तो उन रिएक्शंस का जो बेसिक जो है वो जो है वो हमारी कोशिकाओं में होता है, या जिसको हम कह सकते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस जो होती है, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन हिंदी में बता दूंगा आपको मैं, उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अब इनको समझ लेते हैं। उपापचयी क्रियाएं जो होती है, उपापचयी क्रियाओं के अंदर जो है वो जितने भी जो समूह, जितनी भी जो हमारे शरीर की सामूहिक क्रियाएं होती है, जैसे श्वसन की क्रिया है, जैसे पाचन की क्रिया है, इन सभी क्रियाओं में मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शंस होती है उसमें दो प्रकार होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो रिएक्शन है इसमें छोटे छोटे कण जो उनके जुड़ने से बड़े कणों का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, CO2 और H2O की रिएक्शन से ग्लूकोज का निर्माण जो है वो कोशिकाओं के अंदर होता है, या जिसको हम समझ सकते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें ये जो रिएक्शंस होती है CO2 और H2O से ग्लूकोज का निर्माण होता है। वैसे ही कैटाबॉलिज्म में बड़े बड़े अणु टूटकर जो है वो छोटे छोटे कणों का निर्माण करते हैं। यानी कि दोनों प्रकार की क्रियाएं जो है वो हमारे शरीर में एक साथ चलती रहती है।
छोटे छोटे जो कण होते हैं उनसे मिलकर जो है वो बड़े कण बनते रहते हैं, और जो बड़े बड़े कण हैं उनको तोड़कर जो है वो छोटे छोटे कण बनाए जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल से समझ लें, हम भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट काम में लेते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कैटाबॉलिज्म के माध्यम से जो है वो टूटकर छोटे छोटे जो ग्लूकोज के और उन अणुओं में जो है वो विभाजित हो जाता है। उसके बाद जो है वो हमारे रक्त के माध्यम से एक एक कोशिका तक जो है वो ये पहुंच जाता है। तो जितने भी प्रकार की उपापचयी क्रियाएं होती है वो सब जो है वो बेसिक रूप से जो है वो हमारी कोशिकाओं के अंदर संपादित होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोशिका जो है वो शरीर की मूलभूत और संरचनात्मक इकाई क्यों है। संरचनात्मक इकाई इसलिए है क्योंकि जो कोशिका हमारे शरीर का जो निर्माण है वो कोशिकाओं के समूह से मिलकर हुआ है। और मूलभूत इकाई क्यों है, क्योंकि जितने भी प्रकार की मेटाबॉलिज्म या रिएक्शंस जो हमारे शरीर के अंदर होती है वो सभी रिएक्शंस जो है वो कोशिकाओं के अंदर संपादित होती है। अब जो है वो हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं कि कोशिका विज्ञान के जो क्वेश्चंस हैं वो किस प्रकार बनेंगे और उन क्वेश्चंस को जो है वो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कोशिका की जो सामान्य जानकारी है या इसकी जो खोज हुई है वो कब हुई, या इसके बारे में जो जानकारी हमने प्राप्त करना शुरू की वो कब से की। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक और मूलभूत इकाई है, और यह इकाई जो है वो सबसे पहले जो है वो रॉबर्ट हुक नाम के जो वैज्ञानिक थे 1665 रॉबर्ट हुक ने कॉर्क जो लकड़ी होती है उसके टुकड़े को जो है वो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से अध्ययन किया। यानी कि कॉर्क के टुकड़े का सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से रॉबर्ट हुक ने जब अध्ययन किया तो उसमें अध्ययन करने के बाद में जब उन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो उसमें जो है वो कोशिकाओं के ऐसे खंड प्राप्त हुए उन्हें। ये ऐसे जो सेल या जिसको कह सकते हैं हम कक्ष प्राप्त हुए। इन कक्षों को जो लैटिन भाषा में जो कोशिका है इसको सेलुला कहा गया है। सेलुला शब्द से ही जो है वो सेल शब्द बना है। ओके, तो ये जो कक्ष प्राप्त हुए इन कक्षों को ही जो है वो रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया। इन कक्षों को ही जो है वो रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, कोशिका। तो कोशिका नाम किसने दिया है, रॉबर्ट हुक ने दिया है। कोशिका की खोज किसने की है, रॉबर्ट हुक ने की है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है कि रॉबर्ट हुक ने जो ये कोशिका की खोज की है ये जो है वो मृत कोशिका की खोज की है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। जीवित कोशिका की खोज की ल्यूवेनहॉक ने। तो यहां से हमारे जो खोज वाले पार्ट से जो है वो दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की। दूसरा जीवित कोशिका की खोज किसने की, ल्यूवेनहॉक ने की। ठीक है, अब इसके बाद हम देख लेते हैं कोशिका की खोज हो जाने के बाद में कोशिका अलग अलग जीवों, पादपों, इन सभी के अंदर जो है वो कोशिका के जो है वो अलग अलग प्रारूप पाए जाते हैं। जीवों के अंदर भी कोशिका के सैकड़ों हजारों जो है वो प्रकार पाए जाते हैं। लेकिन बेसिक रूप से हम जो कोशिका की जो संरचना होती है उसके आधार पर हम कोशिका को दो प्रकार में जो है वो बांटते हैं। यानी कि कोशिका के प्रकार। एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब देख लेते हैं इनमें जो है वो अंतर क्या है या जो इनकी विशेषताएं जो है वो क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो है, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आकार में छोटी होती है और यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है वो आकार में बड़ी होती है। यानी कि जितनी भी जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं उनका आकार जो है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं की तुलना में छोटा होता है। दूसरा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो है वो स्पष्ट रूप से केंद्रक का अभाव होता है। यानी कि झिल्ली युक्त जो केंद्रक होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुस्पष्ट केंद्रक जो है वो पाया जाता है, यानी कि झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है।
यानी कि इनके अंदर जो आरएनए डीएनए जितने भी जो आनुवंशिक जो तत्व होंगे वो नग्न अवस्था में कोशिका द्रव्य के अंदर ही जो है वो उपस्थित होंगे। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है उनमें कोशिका झिल्ली के बाद कोशिका द्रव्य के अंदर सुस्पष्ट रूप से जो है वो केंद्रक विद्यमान होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में छोटी होती है, यूकैरियोटिक कोशिकाएं आकार में बड़ी होती है। इनमें सुस्पष्ट केंद्रक का अभाव होता है, इनमें जो है वो केंद्रक सुस्पष्ट रूप में उपस्थित होता है। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वो निम्न स्तर के जो जीव होते हैं या जो बैक्टीरिया जितने भी जो निम्न स्तर के जीव होते हैं उनमें जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। हमारे शरीर में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती है। यानी कि हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं उनमें जो है वो केंद्रक जो है वो स्पष्ट रूप में उपस्थित होता है। अब देखो कोशिकाओं का आकार जो है वो बहुत छोटा होता है वैसे, लेकिन कुछ कोशिकाएं जो है वो बड़े आकार की भी होती है। तो इस आधार पर जो है वो हमें यहाँ पे दो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं, वो देख लेते हैं। एक तो जो है वो सबसे आकार में जो सबसे छोटी कोशिकाएं हैं उसका नाम क्या है। तो आकार में सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा को कहा जाता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो कोशिका है वो जो है वो सबसे छोटी जो कोशिका जो है वो अब तक जो प्राप्त हुई कोशिकाएं हैं उनमें से सबसे छोटी कोशिकाएं हैं। इसका आकार 0.3 माइक्रोमीटर। आकार के बारे में नहीं पूछेंगे, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो कोशिका है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा, यह सबसे बड़ी कोशिका होती है। और इसका जो आकार है, इसका जो व्यास होता है इस कोशिका का वो 6 इंच तक होता है। यानी कि ये जो है वो नग्न आंखों से देख सकते हैं, ये जो है वो नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो दो क्वेश्चन जो यहाँ से हमारे स्पष्ट हो गए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होती है। तो आकार के बारे में भी हमने समझ लिया, कोशिका की खोज के बारे में समझ लिया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या अंतर है वो समझ लिया। ये जो टर्म्स हैं वो इंग्लिश में ही प्रचलित है, तो अगर आपके क्वेश्चन भी आता है तो वैसे उसमें जो है वो इसी प्रकार प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं ही जो है वो वहां पे दर्शाई गई होगी। अब इसके बाद में हम जो है वो कोशिका के प्रकार पढ़ लिए। अब हम जो है वो कोशिका की जो संरचना है उसको जो है वो एक बार देख लेते हैं। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना के अंदर जो है वो मुख्य रूप से 4 भाग जो है वो इसके बनते हैं। पहला भाग जो है वो कोशिका झिल्ली, और भित्ति पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग। साथियों, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और कोशिकांग, ये 4 भागों में जो है वो हम कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम कोशिका झिल्ली को जो है वो और कोशिका भित्ति को समझ लेते हैं। यहाँ पे पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों के जो है वो हम अलग अलग इनको समझ लेते हैं, ताकि जो है वो हमको समझ में आ जाए पूरा। कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली जो है वो इनमें भी डिफरेंस क्या है वो भी जो है हम स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे।
साथियों ये जो है वो जंतु कोशिका का यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे, यहाँ पे जो है वो पादप कोशिका को भी साथ साथ पढ़ते हुए चलेंगे। ये साथियों जो बाहरी आवरण जो दे रखा है कोशिका का, ये कोशिका का केंद्रक, ये कोशिका द्रव्य, ये जो बाहरी आवरण युक्त जो भाग है, ये पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा है, ये जो है वो कोशिका झिल्ली है। बाहरी आवरण युक्त जो भाग हमें दिखाई दे रहा है, ये भाग जो है वो कोशिका झिल्ली है। ऐसे ही प्लांट सेल जो होती है उसमें कोशिका झिल्ली तो होती है, लेकिन कोशिका झिल्ली के साथ साथ बाहरी रूप में जो है वो एक कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। तो बाहरी आवरण जो कोशिका पादप कोशिका का जो होगा वो कोशिका भित्ति होगी, और उसके अंदर का जो आवरण होगा वो कोशिका झिल्ली होगी। यानी कि डिफरेंस देख लो, जंतु कोशिका के अंदर जो है वो कोशिका भित्ति जो है वो नहीं पाई जाती है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अब आपसे पूछ ले कि पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाई जाती है या नहीं, तो कोशिका झिल्ली तो पाई जाती है, लेकिन कोशिका झिल्ली के साथ साथ जो है वो कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। अब जो ये कोशिका झिल्ली जो है, इसका कार्य क्या है कोशिका के अंदर, ये भी देख लेते हैं। कोशिका के अंदर झिल्ली जो होती है वो, इसके बीच में जो है वो प्रोटीन के चैनल होते हैं। इन चैनलों के माध्यम से कोशिका के अंदर और बाहर विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आदान प्रदान किया जाता है। आदान प्रदान जो है वो किसके माध्यम से किया जाता है, कोशिका झिल्ली के माध्यम से किया जाता है। और इनके बीच में जो प्रोटीन चैनल होते हैं, उनके माध्यम से जो है वो बाहर से जो पदार्थ होते हैं वो कोशिका के अंदर जाते हैं, और अंदर से जो पदार्थ जो होते हैं वो कोशिका से बाहर आते हैं। कोशिका झिल्ली का निर्माण जो है वो प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है। कोशिका झिल्ली जो होती है, ये जो कोशिका झिल्ली होती है, इसमें जो है वो बीच वाली जो परत होती है वो प्रोटीन की बनी होती है, सॉरी वसा की बनी होती है, और इसकी जो आउटर कवरिंग जो होगी दोनों ओर से, उसका निर्माण जो है वो प्रोटीन से होता है। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि जो कोशिका झिल्ली है वो इसका निर्माण जो है वो प्रोटीन और वसा दोनों से मिलकर हुआ है। लेकिन प्लांट सेल के अंदर जो कोशिका भित्ति होती है, भित्ति का निर्माण जो है वो सेलुलोज से होता है। यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो सेलुलोज से बनी होती है, और कोशिका झिल्ली तो प्रोटीन और वसा से भी बनी होती है। ठीक है। और प्लांट सेल के अंदर जो है वो, अब यहाँ देख लेते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आदान प्रदान को लेकर है। इसके साथ साथ ये कोशिका भित्ति जो है वो कोशिका को आकार प्रदान करती है, या कोशिका को जो आकार है वो मेंटेन करके रखती है, और कोशिका के जितने भी जो कोशिकांग है या कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है, इन सबको जो है वो एक साथ संगठित रूप में रखती है। यानी कि इसका आकार प्रदान करती है, इसको सुरक्षा प्रदान करती है, और पदार्थों का आदान प्रदान करती है। अब कोशिका झिल्ली जो है इसको अर्धपारगम्य झिल्ली भी कहा गया है। अर्धपारगम्य झिल्ली, या इसको सिलेक्टिवली परमिएबल कहा गया है। यानी कि ये जो है वो सिलेक्टेड जो एलिमेंट होते हैं उनको अंदर आने देती है, और सिलेक्टेड एलिमेंट्स को जो है वो बाहर आने देती है। यानी कि हर कोई जो है वो इसके आर पार जो है वो होने की जो क्षमता नहीं रखता है, इसलिए इसको जो है वो अर्धपारगम्य झिल्ली कहा गया है। कोशिका भित्ति जो है वो पादप के अंदर जितने भी जो कोशिकाएं होती है उनमें उन कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कोशिका भित्ति करती है, दृढ़ता प्रदान करने का कार्य कोशिका भित्ति करती है। तो बेसिकली जो कोशिका भित्ति का जो पार्ट जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इतना ही है कि कोशिका झिल्ली बनी किससे होती है, कोशिका भित्ति बनी किससे होती है, इनकी जो इंपॉर्टेंस है कोशिका के अंदर वो क्या है। तो
कोशिका की संरचना का जो पहला पार्ट है वो हमने पढ़ लिया है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। कोशिका भित्ति केवल जो है वो पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिका झिल्ली जो है पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं दोनों में ही उपस्थित होती है। अब हम कोशिका द्रव्य को समझ लेते हैं। कोशिका द्रव्य, ये कोशिका झिल्ली, ये केंद्रक। इसके अलावा कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य जितना भी जो पदार्थ जो उपस्थित होगा लिक्विड रूप में, उस पदार्थ को जो है वो कोशिका द्रव्य कहा गया है। कोशिका द्रव्य के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, मिनरल्स, ऐसे अनेक तत्व जो है वो उपस्थित होते हैं। ये जो है वो गाढ़ा पदार्थ जो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य जो उपस्थित होता है उसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये जो है वो इसको संरचना प्रदान करती है और जितने भी जो कोशिकांग जो है, जितने भी प्रकार के कोशिकांग जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हरितलवक हो गया, लाइसोसोम हो गया, गोल्गी काय हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही उपस्थित होते हैं और कोशिका द्रव्य के माध्यम से ही जो है वो पदार्थों का निर्माण करते हैं। अब एक और इसका जो कोशिका द्रव्य का इंपॉर्टेंस जो है वो कोशिका भित्ति से आने वाले पदार्थों को जो है वो चैनल प्रदान करता है केंद्रक तक पहुंचने के लिए। केंद्रक तक पहुंचने के लिए चैनल प्रदान करने का कार्य कौन करता है? कोशिका द्रव्य करता है। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य से आपका वैसे बेसिकली कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक और यहां पे टर्म आती है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य के अंदर जो है वो कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य प्लस कोशिकांग, इन तीनों को सम्मिलित रूप से जो है वो जीव द्रव्य कहा गया है। अगर क्वेश्चन जो है वो कोशिका द्रव्य के बारे में आए तो कोशिका द्रव्य तो सिर्फ जो केंद्रक और जो झिल्ली के मध्य उपस्थित जो द्रव्य होगा वो जो है वो कोशिका द्रव्य कहलाएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर जीव द्रव्य दे रखा हो तो जीव द्रव्य जो है वो कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और कोशिकांगों के समूह से मिलकर बना हुआ है। अब दो पार्ट जो है वो हमने पढ़ लिए हैं, कोशिका झिल्ली और जो है वो कोशिका द्रव्य। अब जो है वो हम इससे आगे स्टार्ट कर रहे हैं केंद्रक। कोशिका के अंदर उपस्थित जो मुख्य भाग जो होगा या कोशिका का नियंत्रण और नियमन करने वाला जो भाग है उसको जो है वो केंद्रक कहा गया है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब देखो केंद्रक जो है इसके अंदर मुख्य रूप से आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं या जिनको हम कह सकते हैं आनुवांशिक पदार्थ या गुणसूत्र, आनुवांशिक पदार्थ में कौन कौन से हो गए? डीएनए, आरएनए और इनके साथ में सम्मिलित रूप में हिस्टोन प्रोटीन। ये तीनों मिलकर जो है वो जीवों के आनुवंशिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो केंद्रक के अंदर जो आनुवंशिक पदार्थ जो होंगे वो सभी कहां उपस्थित होंगे? केंद्रक के अंदर उपस्थित होंगे और केंद्रक के द्वारा ही जो कोशिका की संपूर्ण जो क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, जितनी भी जो रिएक्शंस जो कोशिका के अंदर होती है या जितने भी जो बाकी कोशिकांग होते हैं उन सभी पे नियंत्रण और नियमन का कार्य कौन करता है? केंद्रक करता है। तो केंद्रक के बारे में बेसिक यही देखना है कि केंद्रक के अंदर आनुवंशिक पदार्थ या गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। गुणसूत्र में डीएनए, आरएनए और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। इसके साथ में केंद्रक की खोज जो है वो किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन ने की है। बेसिक पढ़ना है आपको।
आपके क्वेश्चन जो है वो जितने भी जो कोशिका वाले पार्ट से बनेंगे वो जो है वो बेसिक क्वेश्चन बनेंगे और वो सारे जो आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब हम आगे जो इसका लास्ट पार्ट है संरचना का वो पढ़ लेते हैं, कोशिकांग। कोशिका के अंदर जो बेसिक कोशिका की संरचना है, हम जंतु कोशिका का एग्जांपल लेते हुए चलेंगे। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कुछ डिफरेंस जो लास्ट में बनेगा वो जो है वो लास्ट में समझ लेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर क्या क्या है और कहाँ पे जो है वो जंतु कोशिका पादप कोशिकाओं से अलग है। ये हो गया केंद्रक। केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ। इसके अलावा ये जो बीच में और बीच वाला जो पार्ट है कोशिका का, ये हो गया कोशिका द्रव्य। अब इन कोशिका द्रव्यों के अंदर जो है वो अलग अलग रूप में जो है वो कोशिकांग पाए जाते हैं। हम एक बेसिक कोशिकांग स्टार्ट कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपके क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम यहां से देख लेते हैं। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है या बिजली घर। या पावर हाउस, कोई भी टर्म्स हो आपको पता चल जाएगा कि कोशिका का जो शक्ति ग्रह, बिजली घर, पावर हाउस वो कौन से कोशिकांग को कहा गया है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया है। अब एक बेसिक क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो ऑल्टमैन ने की। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? ऑल्टमैन ने की। और माइटोकॉन्ड्रिया को और किस किस नाम से जाना जाता है? शक्ति ग्रह, बिजली घर या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है वो दो प्रकार के माइटोकॉन्ड्रिया की विशेषता है वो देख लेते हैं। एक तो माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जो है वो डीएनए अलग से होता है। जितने भी जो कोशिकांग होते हैं उनमें लगभग जो एक दो कोशिकांग हैं उनको छोड़कर अन्य कोशिकांगों के पास डीएनए जो है वो खुद का नहीं होता है। डीएनए किसके पास होता है? केंद्रक के पास होता है। केंद्रक के अलावा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है वो खुद का जो है वो डीएनए होता है और खुद के राइबोसोम होते हैं। खुद का डीएनए होता है, खुद के राइबोसोम होते हैं और एटीपी निर्माण का कार्य करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या कार्य करता है? एटीपी या ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। अब क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि एटीपी क्या है या एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तीन चीजें जो इंपॉर्टेंट है। खोज किसने की? ऑल्टमैन ने की। खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है, शक्ति ग्रह कहा जाता है, एटीपी निर्माण का कार्य करता है। एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसके अलावा हम दूसरा कोशिकांग देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःप्रद्रवी जालिका। जिसको शॉर्ट में ईआर कहा जाता है, अंतःप्रद्रवी जालिका। अंतःप्रद्रवी जालिका जो है वो केंद्रक के पास में यूं गलित अवस्था में जो है वो उपस्थित होती है। ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो दो प्रकार की होती है, RER और SER। RER यानी इसको खुरदरी
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो है वो चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, इसकी सतह के ऊपर खुरदरापन जो है वो राइबोसोम के कारण होता है। यानी कि जो खुरदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगी, इसकी जो सतह होगी उसके ऊपर राइबोसोम के जो है वो कण उपस्थित होते हैं, इस कारण जो है वो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा गया है। लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगी, उसकी सतह पर राइबोसोम जो है वो उपस्थित नहीं होंगे, इसलिए जो है वो इसकी जो सतह होगी वो स्मूथ होगी। अब हम समझ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका कार्य क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना या प्रोटीन का निर्माण करना। और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका कार्य क्या है, वसा का संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण और वसा का संश्लेषण, ये दोनों कार्य जो है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका के हैं। और अंतःप्रद्रव्य जालिका के दो प्रकार हैं, आरईआर और एसईआर। ठीक है, तो अब जब प्रोटीन और वसा का संश्लेषण जो हो चुका है, इसके बाद में एक और जो कोशिकांग है, गोल्जी कॉय। इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की, इसलिए इसको गोल्जी कॉय इसका जो है वो नाम रख दिया गया है। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की, इसलिए इसका नाम जो है वो गोल्जी कॉय रख दिया गया है। अब इस गोल्जी कॉय का कार्य क्या है। गोल्जी कॉय जो अंतःप्रद्रव्य जालिका के आसपास के क्षेत्रों में जो है वो गलित अवस्था में उपस्थित होता है। और इसका कार्य जो है वो जितने भी प्रकार के जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जितने भी प्रकार के जो संश्लेषण करती है प्रोटीन और वसा का, उन प्रोटीन और वसा को जो है वो पैकेट्स में बंद करने का कार्य जो है वो गोल्जी कॉय करता है। यानी कि जितने भी प्रोटीन और वसा का जो संश्लेषण हुआ है, उनको जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स में बंद कर जो है वो इनके परिवहन कोशिका से बाहर और अंदर या केंद्रक तक, इनका जो परिवहन का कार्य है वो कौन करेगा, गोल्जी कॉय। तो क्या कार्य हो गया गोल्जी कॉय का, एक तो जो है वो इनका संश्लेषित पदार्थ का प्रबंध करना, परिवहन करना, ये कार्य किसके हो गए, गोल्जी कॉय के। और गोल्जी कॉय की खोज जो है वो कैमिले गोल्जी के द्वारा की गई। अब इसके बाद में एक और कोशिकांग जो आता है वो लाइसोसोम। लाइसोसोम आपके सुना हुआ होगा। लाइसोसोम को जो है वो आत्मघाती थैली भी कहा जाता है, या कोशिका की जो आत्मघाती थैली जो है वो किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है उसके अंदर जो है वो बहुत ही शक्तिशाली एंजाइम होते हैं। शक्तिशाली एंजाइम जो है वो लाइसोसोम के अंदर जो है वो उपस्थित होते हैं। ये एंजाइम जो है वो कोशिका के अंदर जितने भी प्रकार के जो अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं या क्षतिग्रस्त जो पदार्थ या अंग होते हैं कोशिका के, उन सब को जो है वो कैप्चर करता है या उनका भक्षण करता है। भक्षण करने के बाद शक्तिशाली एंजाइम की क्रियाओं के द्वारा जो है वो इन जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को जो है वो नष्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। या कोशिका के अंदर जो है वो कोई बाहरी एलिमेंट्स अगर उपस्थित है, या जैसे कोई वायरस या जीवाणु जो उपस्थित है, उसको भी जो है वो लाइसोसोम जो है वो कैप्चर कर लेता है। कैप्चर करने के बाद जो है उसको अपनी थैली के अंदर जो है वो
समाहित करने के बाद में जो है शक्तिशाली एंजाइम की रिएक्शन के द्वारा जो है वो खुद को ही नष्ट कर लेता है, और खुद को नष्ट करने के साथ साथ जो जितने भी जो अवशिष्ट पदार्थ या जो बाहरी एलिमेंट्स होंगे वो भी उसके साथ साथ नष्ट हो जाते हैं। और लाइसोसोम की खोज जो है वो डी डुवे ने की है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है आपके कि लाइसोसोम की खोज जो है वो किसने की है? डी डुवे ने। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट कोशिकांग जो है वो आपके हो गए हैं, एक दो और बचे हैं वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद में हम एक कोशिकांग आता है प्लास्टिड। प्लास्टिड मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। ये रंगीन होते हैं और ये जो है वो श्वेत या रंगहीन होते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। प्लास्टिड के अंदर जो हमारा जो महत्वपूर्ण जो प्लास्टिड संरचना है वो हरित लवक या जिसको हम कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, है। हरित लवक जो है वो पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। पादप कोशिका में उपस्थित होता है। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है। हरित लवक की जो संरचना होती है उसमें ऐसी स्तंभाकार संरचना में क्लोरोफिल जो है वो उपस्थित होता है। इन स्तंभों को जो है वो थाइलेकोइड्स कहा जाता है। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। क्लोरोफिल नामक जो पदार्थ जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो काम आता है वो जो है वो हरित लवक में मुख्य रूप से उपस्थित होता है। और इसके अंदर जो स्तंभाकार संरचना जो हरित लवक के अंदर दिखाई दे रही है वो कौन सी है? थाइलेकोइड। क्रोमोप्लास्ट रंगीन होते हैं। रंगीन क्रोमोप्लास्ट जो पादपों के अंदर जितने भी जो रंगीन संरचनाएं जो फूल फल जितने भी जो बनते हैं, फूलों के अंदर जो रंग जो होता है वो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। क्रोमोप्लास्ट का एक और उपयोग है, ये परागण की जो प्रक्रिया होती है उसमें परागकणों को आकर्षित करने का कार्य जो है वो क्रोमोप्लास्ट के माध्यम से किया जाता है। और ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो श्वेत और रंगहीन जो है वो प्लास्टिड हैं। तो साथियों मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट जो कोशिकांग थे, कोशिका की जो संरचना थी या कोशिका का जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो हमने समझ लिया। अब हम एक लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर। इनमें डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस देखने से पहले एक दो चीजें और समझ लें। एक जो एक और संरचना कोशिकाओं के अंदर पाई जाती है जिसको हम रसधानी कहते हैं या वैक्यूल्स जिसको कहते हैं रसधानी। रसधानी जो है वो कोशिका के अंदर पैकेट्स के रूप में तरल पदार्थ को जो है वो समाहित किए हुए रहती है। इनमें जो तरल पदार्थ उपस्थित होता है रसधानी के अंदर, ये जो है वो कोशिका के अंदर जो है वो तरल पदार्थ को जो है वो संग्रहित करके रखती है। अब जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में जो मुख्य अंतर है वो एक बार देख लेते हैं। जंतु कोशिका के अंदर
कोशिका झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका झिल्ली के साथ साथ कोशिका भित्ति भी उपस्थित होती है। यानी कि कोशिका झिल्ली जो है वो जंतु कोशिकाओं में होती है और कोशिका भित्ति जो है वो पादप कोशिकाओं में होती है। दूसरा डिफरेंस, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है और पादप कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। तो हरित लवक उपस्थित होता है पादप कोशिकाओं के अंदर, जंतु कोशिकाओं के अंदर हरित लवक उपस्थित नहीं होता है। तो इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है वो नहीं होती है। इनमें जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं होती है। इनके अंदर जो रसधानियां जो होती है या जो वैक्यूल्स होती है वो छोटी छोटी होती है जंतु कोशिका के अंदर, लेकिन पादप कोशिका के अंदर रसधानी जो है वो बहुत ही बड़े आकार में उपस्थित होती है। यानी कि पादप कोशिका के अंदर रसधानी बड़े आकार में होती है, जंतु कोशिका में रसधानी जो है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में उपस्थित होती है। जंतु कोशिका के अंदर तारक काय पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिकाओं में तारक काय अनुपस्थित होता है। तो इस प्रकार जो है वो कोशिका का जो जनरल इंट्रोडक्शन था वो जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम अगले चैप्टर के अंदर कोशिका विभाजन और उत्तक और जो अन्य जो चैप्टर होंगे उनका जो है वो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।